Hello everyone, my name is Mohammad Shakib and I have secured All India rank 82 in NEET UG 2021। मैंने 705 स्कोर किए हैं आउट ऑफ 720। सबसे पहले मैं इस बार नीट के पेपर के बारे में बताऊं तो इस बार नीट का पेपर थोड़ा सा पहले से डिफरेंट था। इस बार टोटल 200 क्वेश्चंस थे, जिसमें से अपने को 180 क्वेश्चन सॉल्व करने थे इन 180 मिनट। और इस बार बॉटनी और जूलॉजी को भी सेपरेट कर दिया गया था। तो हर पोर्शन में टोटल 50 क्वेश्चन थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। और सब में 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और सेक्शन बी में 15 में से अपने को कोई भी 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। इस द टोटल 180 क्वेश्चन इन 180 मिनट थे। मैं एक्चुअली क्लासरूम स्टूडेंट हूँ एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा से। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा से मैंने स्टडी की नीट की प्रिपरेशन की है। इसके अलावा मैंने आकाश के डीएलपी और टेस्ट सीरीज को भी यूज़ किया था। मतलब पूरा मैं मेरे मतलब कि नीट की पूरे प्रिपरेशन के दौरान सबसे जो मेरा फोकस था वो सेल्फ स्टडी पर था। और इससे पहले भी मतलब जब 9th और 10th क्लास में थे, बहुत सारे ओलंपियाड के में जब मैंने प्रिपरेशन की तो उस दौरान भी मेरा जो मेन था मतलब कि सेल्फ स्टडी था। शुरू से मैं सेल्फ स्टडी को मेन जो बेसिस है, और मेरे मतलब कि 705 जो नंबर आया उसका मेन कारण जो था वो सेल्फ स्टडी और रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना भी था। क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया तो अपने को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने रिवीजन किया और आसानी से मैंने 705 नंबर स्कोर कर ली। इसके अंदर मेरे फिजिक्स में 180 है, बायो में 360, जो तीनों क्वेश्चन गलत हुए वो केमिस्ट्री में हुए, और केमिस्ट्री में जो मेरे मार्क्स है 165 है। सबसे पहले मैं अपने नीट के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। तो मेरा मतलब शुरू से था, सबसे पहले मतलब कि जो भी मतलब कि क्लास का टीचर मतलब पढ़ाए उसको अच्छे से पढ़ लिया, और रिवीजन से मतलब थोड़े मतलब एग्ज़ाम जो मेन फाइनल एग्ज़ाम था उससे 5-6 मंथ पहले मैंने क्या किया था कि एक ब्लॉक स्टडी तैयार किया था, जिसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस थे कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आए, उसके बेसिस पर मैंने 3 टोटल ब्लॉक तैयार किए। फर्स्ट ब्लॉक में हाईली इंटेंसिफाइड चैप्टर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फिजिक्स में अपने हो जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मतलब इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एंड अपना थर्मल फिजिक्स हो गया, SHM हो गया। तो इन सब चैप्टर को मतलब जो होता है ब्लॉक फर्स्ट में रखा, फिर सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट ब्लॉक, फिर सेकेंड ब्लॉक, और सबसे जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आने के क्वेश्चन होते हैं चांस होते हैं बहुत कम, जैसे वेव होता है अपना, तो उसको थर्ड ब्लॉक में रखता था। और इस तरह मैंने तैयारी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं फिजिक्स के बारे में बात करूँगा। तो मैं फिजिक्स की शुरुआत करता हूँ। फिजिक्स में इस बार मतलब कि 30+ जो क्वेश्चन आए थे अप्रॉक्स न्यूमेरिकल ही थे, मतलब ज़्यादातर इस बार न्यूमेरिकल पर फोकस किया गया था। और इस बार फिजिक्स के पेपर में नए नए तरह के क्वेश्चंस जो थे देखने को मिले थे। तो इससे अपने को पता चलता है कि हमेशा फिजिक्स में एक तरह के क्वेश्चन को ही सॉल्व नहीं करना है, बट अपने को हर नए तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आदत होना चाहिए, ताकि एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कोई भी जितने भी फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं आप उन क्वेश्चन को पहले नहीं देखे हुए थे, आपको नया क्वेश्चन लगता है। तो अगर आप शुरू से ही नए क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी रखते हो, तो अगर आपको आदत है तो आप आसानी से बिना पैनिक हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस बार फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि कैलकुलेशन वाइज बोले तो लेंदी था, बट अपने को अगर अच्छे से कैलकुलेशन आती है तो आसानी से पेपर स्कोर कर सकते हैं। और इस तरह मैंने आराम से आसानी से फिजिक्स में 180 स्कोर किया। फिजिक्स में मेरा शुरू से ही था कि कॉन्सेप्ट में मैं ज़्यादा फोकस करता था। मतलब कि क्लास में कोई भी टीचर कोई भी मतलब पढ़ाते हैं तो सबसे पहले टीचर के नोट्स को रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद जो भी मतलब कॉन्सेप्ट समझा उसके बेसिस पर क्वेश्चंस भी कराते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से अपने को कर लेना है। उसके बाद जो भी मॉड्यूल मिलते हैं वो मॉड्यूल से मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व किया। PI की जो भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उनको सॉल्व करता था। इसके अलावा फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता था, ज़्यादा से ज़्यादा नए तरह के क्वेश्चन सॉल्व करता था। और क्योंकि नए तरह के आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ज़्यादा उसमें आप रिसर्च कर सकते हो, और ज़्यादा नए तरह के क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो आप वो डेवलप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आपको मतलब हर क्वेश्चन से अगर आप 1-2 क्वेश्चन खुद अराइज कर लोगे तो आप आसानी से फिजिक्स में अच्छे स्कोर मतलब अच्छे नंबर ला सकते हो। तो न्यूमेरिकल पर ज़्यादा मतलब कि प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है। बात रही थ्योरी वाले क्वेश्चंस के लिए, तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस के लिए टीचर्स के नोट्स भी अच्छे से पढ़ो। साथ ही साथ NCERT में जो होता है क्या है कि कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो शुरू में लास्ट में जो होता है उसका मतलब लास्ट में कंक्लूजन दिया होता है, ठीक है। तो उन कंक्लूजन को आप राइट डाउन कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके अलावा फिजिक्स में अगर टाइम मिले तो इंटेंस क्वेश्चन भी लगा लें, क्योंकि इंटेंस क्वेश्चन 2020 में बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो एज इट इज आ चुके थे, और 2021 में भी उससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन और आगे भी आ सकते हैं। तो इंटेंस क्वेश्चन को आप अच्छे से करो, और इससे ये भी फायदा होता है कि NCERT में जो भी क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से लेंदी होते हैं, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा होता है, तो आपको कैलकुलेशन का जो प्रैक्टिस होता है
वो यहीं से हो जाएगा। अगर यहीं से प्रैक्टिस है तो आप आसानी से फाइनल एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। और इसके अलावा मतलब फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है, मैंने उन चैप्टर्स को लास्ट में ज़्यादा फोकस किया। जैसे 11th में अगर देखें तो थर्मल फिजिक्स SHM होता है, एंड उसके बाद इसमें आता है रोटेशन मोशन हो गया, ग्रेविटेशन से एसिटी फार्मूला बेस्ड 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। फ्लूइड से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो हो गया। इसके अलावा मतलब कि जो छोटे छोटे चैप्टर जैसे UND यूनिट एंड डायमेंशन जो होता है UND था, वहाँ से भी अच्छे खासे इस बार अप्रॉक्स 3 या 4 क्वेश्चन आ गए थे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा 12th में देखिए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न फिजिक्स हो गया, एंड देन उसके बाद सेमीकंडक्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब जो चैप्टर होते हैं मतलब कि आपको खुद पता चल जाए कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप लास्ट में, और स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए कि आप उसको ज़्यादा फोकस करें, आप आसानी से वहाँ पर फिजिक्स में अप्रॉक्स 45 में से आप वहाँ से 25 के आसपास क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देन अपन बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। नाउ केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिकल के बारे में। जो फिजिकल जो केमिस्ट्री का अप्रोच होता है वो लाइक एज फिजिक्स के जैसा होता है। मतलब कि फिजिक्स में जैसे अपन ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर फोकस करते हैं, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में भी है। अपना फार्मूला रिवाइज कर लिया, फटाक से फार्मूला पढ़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस किया। मतलब कि कोई भी चैप्टर है उस पर जो एक उस पर बेस्ड अपने को 100-150 क्वेश्चन लगा देने, साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्व करना है। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस स्पेशली अगर देखें तो 12th वाले पार्ट से आते हैं। 12th पार्ट में जैसे सॉलिड स्टेट से वहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट में जो सेल वाला पार्ट है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, डिटर्जेंट है, वो सब दिया वहाँ से आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सेल वाला पार्ट होता है, वहाँ से बात ये आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आता है सरफेस केमिस्ट्री, प्योरली बात NCERT से अपने को पढ़ना है। और सरफेस केमिस्ट्री में भी आपको बहुत बड़ा दिया वहाँ पर, तो उसके लिए करना क्या है कि आपको मिनी NCERT तैयार करना है, कंडेंस फॉर्म में उसी चीज़ को लिखना है, ईच एंड एवरी पॉइंट को लिखना है, बट कंडेंस फॉर्म में लिखना है। एक छोटा सा मिनी NCERT तैयार करना है, अप्रोक्स 3-4 पेज में लगेगा। सरफेस केमिस्ट्री में आप आसानी से तैयार कर सकते हो और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। तो इस तरह आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्व कर सकते हो। और 11th में जो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे रियल गैस होता है वहाँ से बन सकते हैं, बट जो स्टूडेंट मतलब कि कहीं कोचिंग करते हैं, जैसे LN में हो गया, आकाश में, जहाँ पर कोचिंग करते हैं वहाँ पर एक्चुअली में रियल गैस वाला जो पार्ट उसके अंदर आता है, उसमें मोस्टली पार्ट फिजिक्स में KTG में पढ़ा दिया जाता है। तो आप वहाँ पर फिजिक्स में पढ़ लेते हो तो केमिस्ट्री में पढ़ने की होती नीड नहीं होती है। पर अगर आप कोचिंग नहीं करते हो, अगर आपको पढ़ना है तो NCERT से आप आसानी से पढ़ सकते हो। फिजिक्स में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा KTG के अंदर। अब आते हैं अपन इनऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अप्रोच एकदम बायोलॉजी के जैसा है, मतलब कि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करो इनऑर्गेनिक में, उतना ज़्यादा अपने परफेक्शन आप उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाओ इनऑर्गेनिक में। मतलब ज़्यादा से जब भी टाइम मिले रिवाइज कर लेना है। मैंने क्या किया था कि इनऑर्गेनिक के अंदर 2 चैप्टर थे, एक तो केमिकल बॉन्डिंग और एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स थे उन सब का मैंने शॉर्ट नोट तैयार किया था, और वो भी NCERT से पूरा एक लाइन लिखा, शॉर्ट नोट तैयार किया, मतलब खुद का एक NCERT तैयार किया। एंड उस जो नोट्स मैंने बनाए थे उन नोट्स को बार बार रिवाइज करता था। तो इनऑर्गेनिक को जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करोगे, जितनी ज़्यादा बार रिवाइज कर दो आप उतनी ज़्यादा परफेक्ट होते जाओ। मतलब इस इनऑर्गेनिक में अपने को बस याद रखना है, और इसमें कोई मतलब ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट की जो जरूरत पड़ती है केमिकल बॉन्डिंग में आता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप टीचर्स के नोट, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके नोट्स को अच्छे से पढ़िए, और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है, मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि वहाँ पर से बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चन होते हैं वो जैसे केमिकल बॉन्डिंग में होता है, ज्योमेट्री वाला होता है, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं मतलब कि हर साल आते ही हैं। तो इस तरह सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। अगर प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आप आसानी से वहाँ से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक के लिए आप क्या करो, शॉर्ट नोट तैयार करो और उसको टाइम टू टाइम जब भी मिले रिवाइज करते रहना है। देन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने मतलब जो भी टीचर पढ़ाए थे, टीचर के नोट्स को अच्छे से पढ़ा था, कि टीचर्स के नोट को मतलब कि अप्रॉक्स 10 to 15 टाइम्स मैंने उसको रिवाइज किया था अच्छे से। और साथ ही साथ मेरा ऑर्गेनिक का अप्रोच ये था कि कोई भी मतलब कि पढ़ता था उसको पहले रिएक्शन जो मैकेनिज्म था उस मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लिया, क्योंकि अगर आपको मैकेनिज्म अगर मालूम है तो उससे कोई भी तरह का डिफरेंट क्वेश्चन अगर अराइज होता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बिना मतलब किसी हेजिटेशन के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अपने को मैकेनिज्म पर ज़्यादा, मैकेनिज्म उतना डिफिकल्ट नहीं होता, ईजी होता है। अगर आप अच्छे से समझते हो, फोकस करके समझते हो, आसानी से समझ जाओगे। और एक बार अगर मैकेनिज्म समझ गए तो इन ऑर्गेनिक के अंदर आपका मतलब मोस्टली GOC से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है।
तो आप ज़्यादा मैकेनिज्म को समझने पर ज़्यादा ध्यान दो। और ऑर्गेनिक में स्पेशली कहूँगा कि शुरू में आपको टीचर के जो भी नोट्स है उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। शुरू में एनसीईआरटी नहीं, अभी टीचर के नोट पर फोकस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। बट जब लास्ट में मतलब 2-3 मंथ बच जाते हैं तब, या फिर 1 मंथ होते हैं, तो आप एनसीईआरटी के जो भी मतलब रिएक्शंस है उन रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए। रिएक्शन को नोट डाउन करना है अपने को, डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखना है, इंटरमीडिएट, साथ ही साथ इंटरमीडिएट भी लिखना है और उसको फटाक से रिवाइज कर लेना है। साथ ही साथ एनसीईआरटी में क्या है कि कोई भी जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो उससे पहले कॉमन नेम, कुछ ऑर्डर होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बीडी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन सब का ऑर्डर दिया हुआ है। तो उन ऑर्डर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज कर आप लिख लें, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो आप उन सबको भी नोट डाउन कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं, जैसे अपने वो केमिस्ट्री में मतलब इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर होता है, बायोमोलिक्यूल हो गया, तो ये सब जो चैप्टर्स है उनको मतलब आप शॉर्ट नोट्स को तैयार करें और उनको भी मतलब अच्छे, इन सब चैप्टर को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस बार इन चैप्टर जो भी मतलब थियोरेटिकल ऑर्गेनिक जो चैप्टर्स है उनसे मिलाकर अप्रोक्स 4 या 5 क्वेश्चन आ गए थे। तो आप इन चैप्टर को भी स्किप नहीं किए, इन चैप्टर को भी आप आसान, इस चैप्टर आसान होते हैं, बस याद करने वाली चीज़ें मतलब कि डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं, आप आसानी से नहीं याद कर सकते हो और आसानी से 4-5 क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हो। तो थियोरेटिकल चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना है और एनसीईआरटी से पढ़ना है, बाहर कोई भी नहीं जाना है, पूरा एनसीईआरटी से ही, और एनसीईआरटी से बनाकर उसको आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए। नाउ आई विल टॉक अबाउट द बायोलॉजी। बायोलॉजी में इस बार बॉटनी और जूलॉजी दोनों को सेपरेट कर लिया, मतलब कि दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया। तो अगर बॉटनी में अगर देखें अपन, तो बॉटनी में 11th के अंदर जो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है प्लांट फिजियो आता है। प्लांट फिजियो से अप्रोक्स 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो प्लांट फिजियो को अच्छे से ध्यान देना। और ज़्यादा मतलब प्लांट फिजियो में बाकी जो 3 चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मिनरल जो न्यूट्रिशन होता है, एंड पीजीआर जो वाला पार्ट, वो तो याद करने वाला है। मेन जो समझने वाला पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में अपने को साइकिल अच्छे से स्टडी करना है। जो भी टीचर पढ़ाते हैं उस वक्त जो भी साइकिल बताया उस साइकिल को अच्छे से स्टडी, क्योंकि अगर साइकिल अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज होता है आप आसानी से सॉल्व कर। मेन इसमें यही पार्ट होता है, साइकिल वाला पार्ट होता है, और फैक्टर्स क्या उसको इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन को, उसको अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद प्लांट डाइवर्सिटी होता है। प्लांट डाइवर्सिटी से अप्रॉक्स 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्लांट डाइवर्सिटी में मेनली याद करने वाला है, उसको टाइम टू टाइम याद करते हैं। मतलब कि मेरा था कि शुरू में खूब उसको रिवाइज किया, उसके बाद क्या होता है कि 1-1.5 मंथ पर बार बार उसको मैं रिवाइज करता रहता था, ताकि एग्जाम्पल्स भूले ना। तो एग्जाम्पल्स को मतलब उसमें मेन याद रखना होता है। तो प्लांट डाइवर्सिटी को टाइम टू टाइम इन ऑर्गेनिक के जैसा उसको भी रिवाइज करते रहना है। देन उसके बाद आता है बॉटनी में। अगर आए अपन 12th में, तो 12th में वैसे मतलब चैप्टर्स नहीं है, सब चैप्टर से अप्रॉक्स बॉटनी में एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं। जूलॉजी में, तो जूलॉजी में क्या होता है कि मतलब कि 11th वाले पार्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्या करना है, अच्छे से मतलब रिवाइज करना है। और बायोलॉजी का मेरा अप्रोच था कि शुरू में मैंने क्या किया है, मतलब कि जो भी एलएन में मैं था, तो एलएन के जो भी मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए गए थे, मॉड्यूल्स का अच्छे से पढ़ता था। जो भी टीचर पढ़ाए उसको मॉड्यूल में मार्क किया, अच्छे से स्टडी किया। मतलब शुरू में मेरा मेन फोकस मॉड्यूल पर था, क्योंकि आप अच्छे से अगर मॉड्यूल अगर पढ़ लेते हो तो आपको कॉन्सेप्ट जो डेवलप करना था वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर लोगे। और एक बार अगर अपने को कॉन्सेप्ट अगर मालूम हो जाए फिर एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आसान होता है। बिकॉज शुरू में एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एनसीईआरटी की कुछ लाइन समझ में नहीं आते, लेकिन जब वही टीचर एक्सप्लेन कर देते हैं, मॉड्यूल में एक्सप्लेन अच्छे से होता है, तो अगर आप मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ लेते हो, कवर कर लेते हो, तो एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। देन तब उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। फिर बात आती है रिवीजन करते वक्त, मतलब 2-2 एनसीईआरटी, इतने सारे चैप्टर रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट आप शॉर्ट नोट तैयार करो, मिनी एनसीईआरटी तैयार करो, क्योंकि आप जब कम पेज पढ़ने होंगे आप फटाफट रिवीजन कर पाओगे, ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे। तो आप जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे बायोलॉजी में उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन मिलता जाएगा। तो आप करो क्या कि जितने भी चैप्टर से अगर नहीं हो रहे पूरे, तो जो मेन जो चैप्टर से उसके शॉर्ट नोट तैयार करो, मिनी एनसीईआरटी तैयार करो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करना है। और बॉटनी जूलॉजी दोनों को इक्वल प्रेफरेंस देना है। 12th में जेनेटिक्स वाला जो पार्ट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने को लर्न करना चाहिए। तो उसके लिए जेनेटिक्स वाले पार्ट में कहूँगा कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझें, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एटलीस्ट जेनेटिक्स के उसके अच्छे से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि वहाँ से मतलब अगर सॉल्व है क्वेश्चन तो आप आसानी से मतलब कि वहाँ से उतने मतलब क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन हाँ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप आसानी से वहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो। तो जेनेटिक्स वाले पार्ट को अच्छे से समझना है। इस तरह आप बायोलॉजी में आसानी से 330 में 340 प्लस स्कोर कर सकते हो। मतलब कि बायोलॉजी में ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, अपने को ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ओवरऑल अगर देखें तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना है। केमिस्ट्री में अगर देखें तो इन ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पर, ऑर्गेनिक में ज़्यादा टीचर के नोट्स पर ध्यान देना है। एंड देन बायोलॉजी में स्पेशली एनसीईआरटी पर फोकस करना है। मीन्स अब जो 1-2 साल के अंदर ये ट्रेंड है, मतलब कि जो नीट का जो पेपर आता है उतना डिफिकल्ट नहीं आता, उतना हार्ड नहीं आता।
आप आसानी से अगर एनसीईआरटी अगर पढ़ते हो, आप कोचिंग भी नहीं कर रहे हो लेकिन खुद से अगर सेल्फ स्टडी करते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो और ऑनलाइन ये बहुत सारे मतलब कि जो टीचर्स होते हैं यूट्यूब पर पढ़ाते हैं बहुत सारे, मतलब आप वहाँ भी पढ़ सकते हो। तो अगर अच्छे से तैयारी करो तो आप आसानी से 600 प्लस स्कोर कर सकते हो। नीट में आप 600 प्लस स्कोर करना बहुत आसान सी बात है, तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। मैं बात करता हूँ एग्जाम, मतलब कि एग्जाम टाइम में पेपर को कैसे मतलब कि कैसे मतलब सॉल्व करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में मेरा अप्रोच था कि सबसे पहले मैंने बायोलॉजी सॉल्व किया, बायोलॉजी के बाद तब केमिस्ट्री एंड देन तब मैं बायोलॉजी देन केमिस्ट्री एंड देन तब मैंने फिजिक्स किया। और ये कॉमन होता है, सभी मतलब ये बच्चे ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो बायोलॉजी में मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया बायोलॉजी। उसके बाद क्या हुआ कि बायोलॉजी टोटल 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मतलब मैंने बायोलॉजी में सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को मैंने एक साथ सॉल्व किया, और जो भी टिक करना था वो मैंने फिल नहीं किया, मतलब सिर्फ टिक कर दिया। देन उसके बाद केमिस्ट्री सॉल्व किया, केमिस्ट्री में सेक्शन ए को सॉल्व किया, सेक्शन बी छोड़ दिया। देन उसके बाद फिजिक्स में सेक्शन ए सॉल्व किया, बी को छोड़ दिया। देन उसके बाद एक साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स का सेक्शन बी सॉल्व कर लिया। देन उसके बाद टिक किया, और टिक करने के बाद आप टाइम मिले फिल कर सकते हो। मतलब सबसे पहले बायो में क्या करना है, सेक्शन ए और बी को, मतलब बायो में ए और बी में उतना डिफरेंस नहीं होता है, तो आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो, टिक कर सकते हो, और फिल करना चाहे तो फिल भी कर सकते हो। देन उसके बाद केमिस्ट्री सेक्शन ए सॉल्व कर लो, देन उसके बाद फिजिक्स सेक्शन ए सॉल्व कर लिया, तो उसके बाद टिक कर लेना है, फिर ए बी को सॉल्व कर लेना है, दोनों को फिजिक्स केमिस्ट्री के सेक्शन बी को, फिर टिक करके और अच्छे से फिल कर लेना है। और मतलब कि इसमें अप्रोक्स आपका अगर मतलब 15-20 मिनट ही बच जाए, लास्ट में जो भी क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम आ रहे तो उनको छोड़ दे, लास्ट में उस पर देखे ध्यान से, तब उसके बाद टिक करना है। नेगेटिव मतलब कि कम से कम करना है, नेगेटिव आपका कम रहेगा तो आपका रैंक एक नंबर इंप्रूव कर सकता है। तो नेगेटिव पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, और ओएमआर को फिल करते वक्त अच्छे से ध्यान रखना है। मेरा अप्रोच था कि जैसे मतलब एक में टिक मतलब पहले टिक कर देता था और तब उसके बाद फिल करता, उससे मतलब कि बहुत कम मतलब रॉन्ग होने के चांस होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो आप पहले टिक कर दो ओएमआर में और फिर तब फिल करो। और एग्जाम टाइम में आपका मतलब कि 15 से 20 मिनट जो टाइम था ऑफिशियल जो भी काम था उसमें चला जाए, तो 15 से 20 मिनट आपको कम टाइम, मतलब अप्रोच आपको लेके चलना है कि पेपर को आपको 2.5 घंटा के अंदर में सॉल्व करना है। तो 2.5 घंटा अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से अपना करना है। देना था स्टडी प्लान का, मतलब कि स्टडी का रूटीन कैसा था। तो मेरा वैसा खास रूटीन नहीं था, मतलब कि जब मन किया तब पढ़ लेते थे, लेकिन मैंने स्टडी के जो मतलब कि टाइम था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था अपना, मतलब पूरा दिन का जो भी डे टाइम स्टडी टाइम होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। सुबह में मेरा था कि बायो पढ़ना, उसका दोपहर के बाद जो होता है केमिस्ट्री पढ़ता था, और रात को टाइम मतलब 7-8 बजे के बाद फिजिक्स का था। तो उसको 3 पार्ट में स्टडी टाइम को डिवाइड कर दिया, और तीनों को सब्जेक्ट को मैं इक्वल देता था, इंपॉर्टेंस देता था, तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर ही आगे चलना है। तो इस तरह आप आसानी से नीट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और इस बार मतलब कि एम्स दिल्ली में थोड़ा सा कम ही चांस है, तो मौलाना आज़ाद से मैं MBBS करना, मतलब मौलाना आज़ाद से MBBS करना है, और आगे जाकर मैं ट्राई करूँगा पीजी में अच्छा करूँ और एम्स दिल्ली मतलब जाकर वहीं से मतलब कि डॉक्टर बनूँ। इसके बाद मैं मतलब सिविल सर्विस में भी जाने का प्लान है, तो सिविल सर्विस में भी UPSC का भी एग्ज़ाम भी दे सकता हूँ।